हर देश की पहचान उनके सिपाही हुआ करते हैं साथियों, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो किसी भी यूनिट में हो, चाहे वो थल सेना में हो, चाहे वो नौसेना में हो, चाहे वो वायु सेना में हो, तो उनके सिपाही अपने देश की पहचान हुआ करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ भारत देश की, तो भारत के जवान सिपाही ना केवल निडर होते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे दिलेर सिपाही हुआ करते हैं और सबसे वफादार सिपाही भारत के सिपाही माने जाते हैं साथियों। और अगर मैं बात कर लूँ साथियों कि क्या ये जवान आर्मी में पैसे के लिए है? तो नहीं साथियों, एक जुनून होता है इस वर्दी को पहनने के लिए। हर नॉर्मल पर्सन इस वर्दी को पहन नहीं सकता। देश के लिए मर मिटने का जुनून इनमें होता है साथियों। और ये सिपाही रात को बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी करते हैं ताकि हम चैन से सो पाएँ साथियों। सैल्यूट है साथियों, भारत के सभी सिपाहियों को, सभी जवानों को मेरा सैल्यूट है। एसएससी जीडी 2026 की हम बात करेंगे आज। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ साथियों एक बहुत ही जबरदस्त सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे एसएससी जीडी की क्विज़ की नोटिफ़िकेशन आउट हो गई और कितनी वैकेंसी इसमें इस बार आने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, कैसे अप्लाई होगा, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और इसमें किस पोस्ट पे आपको जॉब मिलेगी और कौन-कौन सी यूनिट में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, बहुत सी इसमें यूनिट होती है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है साथियों। तो बिना किसी देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिन-जिन एस्पिरेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी जीडी 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी 2025 में आ जाती है साथियों। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 25 में आई हुई नोटिफिकेशन वो 2026 तक चलेगी। आपका सारा प्रोसेस 2026 तक चलता है। 26 में आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेडिकल, फिजिकल ये सारी चीज़ें आपकी 26 में ही होंगी। जो कि 2025 की नोटिफिकेशन थी वो 2024 में आई थी और 25 में सारा प्रोसेस हुआ है। ठीक है? तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कब तक इसकी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है, तो आपकी ये नोटिफिकेशन 11 नवंबर तक आ सकती है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होती है तो हम एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डालते हैं, जो कि जॉब नोटिफिकेशन की शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं। मैंने बहुत सी वीडियो जॉब के लिए डाली हुई हैं। जितनी भी सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं साथियों, उन सभी के लिए हम अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है और किस चीज़ की ये पोस्ट निकली हुई है और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं। वो शॉर्ट वीडियो होती है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी से हम आगे बढ़ते हैं। एसएससी जीडी के अंदर जो वैकेंसी आउट होती है साथियों, वो कांस्टेबल की वैकेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल बन जाते हो तो आपकी प्रमोशन नहीं होती है। इसमें आपकी प्रमोशन होती है साथियों, समय-समय से आपकी प्रमोशन इसमें होती रहती है। अगर मैं बात कर लूँ तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी इसको जो है वो कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम का नाम आपका एसएससी जीडी होता है, जिसके अंडर डिफरेंट-डिफरेंट फोर्सेस में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। जनरल ड्यूटी इनकी जॉब होती है, इसमें प्रमोशन आपको मिलता है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीबी, आईटीबीपी, एआर और एसएस ये सारी फोर्सेस में आप जॉइन कर सकते हो। अ, वो मैं आगे बता दूँगा साथियों कि कैसे आप किस पोस्ट में जा सकते हो, कौन-सी पोस्ट बेस्ट रहती है और ईज़िली कौन-सी पोस्ट मिल सकती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। नोटिफ़िकेशन अभी तक आउट हुई नहीं है, इसलिए हम वैकेंसी के बारे में अभी आपको बता नहीं सकते। लेकिन साथियों बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पे आती है। 50,000 हमने इस बार सोचा हुआ है कि 50,000 तक वैकेंसी तो आ सकती है, कम भी आ सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी आ सकती है। अप्रॉक्स 50,000 वैकेंसी आ सकती है, 40,000 भी आ सकती है, 45,000 भी आ सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 50,000 वैकेंसी अपने आप में बहुत होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। इसमें फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है साथियों? अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है? उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होता है। एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको आगे दूँगा साथियों। एग्ज़ाम का लेवल नेशनल लेवल रहने वाला है। ऑल इंडिया के एस्पिरेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ 10th पास चाहिए। और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी नोटिफिकेशन आती है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो आप देख सकते हैं और इसमें आप एसएससी की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो उसकी सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। आपने बिल्कुल नहीं घबराना है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 4 स्टेप हैं तो कैसे होगा, सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, क्योंकि वैसे तो मेरा कोई सपना आर्मी में जाने का नहीं है, क्योंकि वो तो कोई विरले ही होते हैं साथियों जो आर्मी के लिए बने होते हैं और वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको आर्मी की वर्दी मिलती है। लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिनमें मैंने सिलेक्शन पाई हुई है, तो मैं आपको ज़रूर प्रूफ के साथ वो चीज़ आगे दिखाऊँगा और मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा कि कैसे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए साथियों, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की कि कब आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है और कब इसकी लास्ट डेट हो सकती है। तो देखिए साथियों, अगर 11 नवंबर में नोटिफिकेशन आता है, तो आपकी स्टार्टिंग डेट 11 नवंबर ही रहेगी। लास्ट डेट 15 दिसंबर हो सकती है। अगर थोड़ी बहुत डेट आगे-पीछे होती है, जैसे कि नोटिफिकेशन लेट आता है, तो आपकी लास्ट डेट भी लेट होगी, ठीक है? और एग्ज़ाम जो होता है वो आपका मार्च या अप्रैल में होता है। तो
आई थिंक ये फरवरी में भी आ सकता है, ठीक है? तो आपने थोड़ा ध्यान रख लेना है, बड़ी जानकारी नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ऑनलाइन इसके फॉर्म फिल अप होंगे साथियों, आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप गलती कर लेंगे, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाके अपना फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं। नॉर्मल सी फीस होती है, वो भरने के चार्जेस आपसे लेंगे, जितने भी आपके एरिया में लेते होंगे, 50-100 रुपया जो भी लगता होगा, आप उनको फीस देकर अपना एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 26 होगा, ये गलती से 25 लिख दिया हुआ है। और दूसरी बात साथियों की जब भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल अप करवाना है, तो आपने एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है कि आपने किसी भी तरह की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देनी है, गलत डिटेल नहीं भरवानी है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, ठीक है साथियों? तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। सारी चीजें आपने ध्यान से देखना है, ठीक है? आपको सारी चीजें जैसे कि आपको आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें तो चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती है, ठीक है साथियों? फोटोग्राफ्स इसमें आपकी लगती है, सिग्नेचर आपके लगेंगे, ठीक है? और सारी चीजें आपने केयरफुली मतलब उनको सारी चीजें सही-सही बतानी है। अगर आप खुद भर रहे हैं, तो खुद भी आप बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी यहाँ पे फिल कीजिएगा, ठीक है साथियों? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात कर लूँ साथियों, तो बिल्कुल ही नॉर्मल फीस यहाँ पे आपकी रहने वाली है। ₹100 फीस आपकी ₹100 मात्र यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और ओबीसी जनरल कैटेगरी वालों के लिए होती है ₹100 और एससी, एसटी वालों के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रहती है। फिर भी कई बार नोटिफिकेशन आने पे ही पता लगता है ये सब चीज़ों का। लेकिन पिछले जितने भी सालों से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ₹100 ही मात्र फीस होती है। ये कोई बड़ी फीस नहीं है। अगर आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो ₹100 आपका वो और प्लस ₹50 चार्जेज़ या फिर ₹100 चार्जेज़, तो आपका ₹100-200 चार्जेज़ यहाँ पे बनता है। तो आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल सी फीस है, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपको क्या-क्या यहाँ पे माँगा गया है कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या-क्या होनी चाहिए। तो पहली बात है नेशनैलिटी, आप इंडिया के ही होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था पहले भी कि 10th पास आप होने चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की, जिसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है साथियों। 18 साल से लेकर 23 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे डेट भी बताई गई है, अगर आप इसके बीच जन्मे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात होती है रिलैक्सेशन की, बहुत से बच्चे इस एज में नहीं आते हैं, जो ओवर एज हो चुके होते हैं थोड़े से, तो उनके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वैसे ही अगर आप ओबीसी में हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर बात कर लें आप एक्स सर्विसमैन है, तो उनको भी यहाँ पे आप सभी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो पहली बार एसएससी जीडी में अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये ज़रूरी जानकारी रहने वाली है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए ये नई बात नहीं होगी, लेकिन आप सुन लें। सबसे पहली स्टेज आपकी होती है रिटन एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी एग्ज़ाम आपके दिए हुए हैं और मैंने क्वालीफाई किए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ कि ये जो रिटन एग्ज़ाम है, यहाँ पे एमटीएस लिख दिया गया है। यहाँ पे एसएससी जीडी होगा, ठीक है? तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे थे कि रिटन एग्ज़ाम, तो रिटन एग्ज़ाम में साथियों जो स्टेज 1 आपकी रिटन एग्ज़ाम है, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। मार्क्स आपके 160 होते हैं, पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। सेकंड स्टेज साथियों, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, जिसमें रेस मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूँ साथियों, तो 5 किलोमीटर आपकी 24 मिनट में होनी चाहिए, अगर आप लद्दाख रीजन से नहीं है, ठीक है? और अगर है तो आपकी 1.6 किलोमीटर होगी 7 मिनट में, ठीक है? वहीं आपकी मेल के लिए होगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और 800 मीटर होगी जो लद्दाख रीजन वाले हैं उनके लिए 5 मिनट में, ठीक है? आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है स्टेज 2 में, ठीक है? अगर आप एग्जाम क्वालीफाई कर लेते हैं, तभी आपकी स्टेज 2 और स्टेज 3 और स्टेज 4 होती है, ठीक है? जो फिजिकल 3 सॉरी, ये जो स्टेज 3 है साथियों, ये स्टेज 2 के साथ ही होती है, मतलब कि एक ही दिन में सारा आपका होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट आपका सेम डे में होता है, ठीक है? हाइट यहाँ पे बताई गई, आप देख सकते हैं मेल और फीमेल, तो हाइट और एसटी वालों के लिए बताई यहाँ पे, सॉरी, ये कैटेगरी वाइज बताई हुई है, तो आपने देख लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे एसटी वालों के लिए है। उसके बाद आप बाकी देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे बताया हुआ है कि किस-किस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन थोड़ी-सी मिलती रहेगी। जैसे कि आपको ये देख सकते हैं डोगरास, मराठास कैंडिडेट है ना? तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से हो गए, हिमाचल प्रदेश से हो गए, तो उन सब कैंडिडेट को जो है वो थोड़ी-सी छूट यहाँ पे रहती है। ज़्यादा जानकारी मैं इसके बारे में नहीं दूँगा, क्योंकि मेनली कैंडिडेट जो होते हैं वो जनरल, एससी और एसटी ओबीसी वाले होते हैं, और बाकी कुछ ये स्टेट्स यहाँ पे दी गई हैं, उनमें से अगर कुछ होगा तो आप ये देख सकते हैं, उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बारे में दोबारा से बताया गया है, लेकिन यहाँ पे मेनली आपका चेस्ट के बारे में बताया गया है, क्योंकि पीछे मैंने हर एक स्लाइड में एक-एक चीज़ डिस्कस की हुई है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपकी एक ही दिन में होगी, स्टेज 2 के अंडर ये सारा आता है, ठीक है? जो भी फिजिकल आपका है, ठीक? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, फीमेल के लिए होता ही नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए नहीं देखा जाता है, मेल के लिए ही आपका देखा जाता है। ये एसटी कैंडिडेट के लिए है, और बाकी आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। मेन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जैसे कि जिसका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप तभी से आप तैयारी कर सकते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता।
क्योंकि समय आपको मिल जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो मेडिकल टेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, आईज़ आपकी देखी जाती हैं, आँखें आपकी सॉरी कान आपके देखे जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, थोड़ा-सा इसमें होता है तो आपने ये चीज़ें आपके यूट्यूब में आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी कि मेडिकल टेस्ट में क्या-क्या होता है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मेरे साथियों अगर आपने एग्ज़ाम मेहनत से पास कर लिया है तो मैं नहीं चाहता कि आप मेडिकल में रह जाओ। इसलिए साथियों प्लीज़ आपने जो है वो जाने से पहले मेडिकल टेस्ट से पहले आपने यूट्यूब में वीडियोज़ देख लेनी है, उसमें बहुत सी चीज़ें बताई होती हैं जिससे आपको जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे होता है। तो ये एक एग्ज़ाम पैटर्न है जिसके बारे में हर एक एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए जो एसएससी जीडी में अप्लाई करने वाला है। रीज़निंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 40 मार्क्स और हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी साथियों कि अगर 80 मार्क्स का आपके क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स आपके 160 बन रहे हैं और 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है साथियों। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ जाती है, आपको तैयारी कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें बस। चलिए अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की सैलरी की। तो साथियों यहाँ पे मैंने एक एवरेज सैलरी आपकी यहाँ पे ली हुई है क्योंकि डिफरेंट ये जो फोर्सेज़ हैं उनके हिसाब से अगर सैलरी देखी जाए, तो सभी की थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे होती है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि फॉर्म भरने से पहले आपको जब पूछा जाता है कि आपने कौन-सी फोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है? और बेसिक सैलरी यहाँ पे 21,700 ये बताई गई है और ये आपकी जाती है 69,000 तक चली जाती है। पे इसका जो लेवल होता है, पे लेवल वो 3 होता है, जो प्रमोशन के साथ बढ़ता रहता है, ठीक है? और ये जो 21,700 बताया तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, ये साथियों बेसिक है, इसमें अलाउंसेस जब जुड़ते हैं तो आपकी सैलरी 30 से 35,035 पहुँच ही जाती है, ठीक है? स्टार्टिंग में। जैसे-जैसे आपकी जॉब बढ़ती रहती है, आपको 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो ऐसे-ऐसे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है क्योंकि हर साल में 3% आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो धीरे-धीरे आपकी सैलरी बढ़ती भी रहती है और प्रमोशन मिलेगा तो आपकी 10 से 15,000 सैलरी एक बार में बढ़ जाएगी, ठीक है? क्योंकि इतनी तो बढ़ती है साथियों। चलिए यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रहे। असम राइफल ये एक ऐसी फ़ोर्स है साथियों जो कि ज़्यादातर असम एरिया में उधर ही इनकी पोस्टिंग होती है और ज़्यादातर ये जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस को देखते हैं जो कि बॉर्डर पे भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ इनकी वर्दी होती है असम राइफल के लिए और ज़्यादातर उनको गन के अलावा उनको वैसे जो दूसरे होते हैं हथियार वो भी दिए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, ठीक है? और ज़्यादातर ये बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पे भी होते हैं। तो ज़्यादातर बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स इनको इसीलिए बोला गया है क्योंकि इनकी ड्यूटी बॉर्डर पे लगती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, ठीक है? उसके बाद आपके आते हैं आईटीबीपी वाले। ये वो जवान होते हैं जिनकी ड्यूटी चाइना बॉर्डर पे लगती है, ठीक है साथियों? तो चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके एसएसएफ वाले, ठीक है? और उसके बाद आते हैं आपके एसएसबी और इनकी ड्यूटी नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे होती है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ साथियों, तो आप थोड़ा खुद से देख लीजिएगा क्योंकि चलिए अब बात करते हैं सीआईएसएफ की जिसमें ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो एसएससी जीडी में अप्लाई करते हैं वो सीआईएसएफ में जाना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रोज़, गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी सिक्योरिटी करना और बहुत सारी चीज़ें होम मिनिस्ट्री तो ये मिनिस्टर के साथ इनकी ड्यूटी लगती है तो ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होती क्योंकि बॉर्डर वालों को थोड़ा खतरा रहता है तो इसलिए ये ज़्यादातर एसएससी जीडी वाले इसमें जाना पसंद करते हैं, ठीक है? उसके बाद सीआरपीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जहाँ भीड़-भाड़ होती है उसमें इनकी ड्यूटी लगती है, वीआईपी सिक्योरिटीज़ होगी, इलेक्शन ड्यूटीज़ होगी, है ना? तो ये सब चीज़ें वहाँ पे ये जो है वो इनकी ड्यूटी होती है। तो चलिए तो साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का क्लियर किया हुआ है। तो हाल ही में मैंने 2025 का भी एग्ज़ाम दिया था। उससे पहले मैंने 19 या 20 का भी एग्ज़ाम दिया था। 2019 और 20 का एग्ज़ाम मैंने दिया हुआ है। तो फिलहाल मैंने आपको ये दिखा देता हूँ कि मुझे एसएससी की तरफ से यहाँ पे मेल आई हुई थी कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है या फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, उसके लिए उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड इश्यू किया था। तो ये जब मैंने डाउनलोड किया तो आप देख सकते हैं मेरा नाम सजल कुमार है। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट था और ये था जालंधर में। तो आप देख सकते हैं और ये फिजिकली टेस्ट का जो एडमिट कार्ड होता है साथियों वो तभी आता है जब हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो साथियों आपने बेफ़िक्र रहना, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताने वाला हूँ आगे कि कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और कैसे मैं आपकी हेल्प करूँगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में। पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे क्रैक किया 2 बार और आप कैसे क्रैक कर सकते हो। एक्चुअली मैं आर्मी में जाना नहीं चाहता इसलिए पर मैं एग्ज़ाम देता रहता हूँ। तो आप देखिए, आपको पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताने वाला हूँ आगे। अब मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ साथियों जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न का होना बहुत ही ज़रूरी है। अ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश में आपने सबसे पहला मेरा सजेशन आपको यही है कि हिंदी और इंग्लिश में आपने जब सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए ईज़ी कौन-सा रहेगा। हिंदी ईज़ी रहेगा, तो आपने हिंदी को प्रेफ़रेंस देनी है। अगर आपके लिए इंग्लिश सही रहेगा, तो आपने इंग्लिश को प्रेफ़रेंस देनी है, ठीक है साथियों? क्योंकि हम अक्सर एस्पिरेंट्स ये जो गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। लेवल आपको ईज़ी नहीं देखने को मिलेगा। जो हिंदी होगी, हिंदी का भी लेवल आपको ईज़ी नहीं देखने को मिलेगा और इंग्लिश का लेवल भी आपको ईज़ी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपको जो अच्छा सब्जेक्ट आता है, अच्छे से आता है, आपने उसी को प्रेफ़रेंस देनी है और उसी को अप्लाई करना है, ठीक है? तो दूसरी बात रीज़निंग में,
क्वेश्चन आपके जो रीजनिंग के होते हैं वो साथियों 20 होते हैं और 40 मार्क्स का होता है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि साथियों अगर आप 20 में से 20 कर लेते हैं, तो 40 अगर आपके यहाँ आ जाते हैं और मान लीजिए आपकी हिंदी या इंग्लिश आपकी, क्योंकि लैंग्वेज तो सभी की अच्छी होती है, मतलब चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मेरा मानना ये है कि हम 40 इसमें भी लेके चलते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके इन दोनों में से 5-5 कट जाते हैं, तो आपके यहाँ पे 70 मार्क्स बन जाते हैं, क्योंकि ये 40-40 80 होता है और हमने 5-5 दोनों में से कम कर लिए कि किसी कारणवश हमारे मार्क्स कम हो गए या फिर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो 70 मार्क्स हम राउंड फिगर में यहाँ पे ले लेते हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ कि 160 में से कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी जाती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। मैं एक एवरेज कट ऑफ बताता हूँ, अगर आपके मार्क्स उससे ज्यादा है तो आप डेफिनेटली एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। 110 का आपको टारगेट रखना है। ये एक नॉर्मल टारगेट है 110 का। मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे मैं अगेन आपको रेड कलर में लिख के देता हूँ, 110 110 नंबर का टारगेट आपने रखना है। ये टारगेट कम है, लेकिन मैं 110 का टारगेट आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे आपने टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐप है उनसे आप मतलब मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो अगर आपका मॉक टेस्ट में 110 110 का टारगेट है, तो आप कर रहे हैं, इतना अचीव कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि 70 हमारे नंबर बन गए, हमें कितने चाहिए और 40 और चाहिए, ठीक है। 40 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि अब 40 के लिए आप देखो कि मैथ आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ये जनरल अवेयरनेस आपके लिए कितनी ईजी रहती है। जनरल अवेयरनेस एक कुएं की तरह होती है, कि एक ऐसा कुआं जो खत्म ही नहीं होता, लेकिन हम जितना आगे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, जैसे मान लो कि समुद्र है तो उसमें कितना जल्दी, मतलब हम कितना ही हमें तैरना पड़ेगा, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस का ये जो सेक्शन होता है वो तो डीप होता है। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि मैं आपको कुछ टॉपिक ऐसे बताऊंगा कि आपको जनरल अवेयरनेस भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी में उसी में से देखे जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं उन एस्पिरेंट्स से बात करना चाहता हूँ कि जो मैथमेटिक को प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ भाई वो मैथ में 20 क्वेश्चन में से 15 तो कर ही लेंगे। तो 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 मार्क्स हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। अगर हमें 40 चाहिए थे, तो हम अगर 30 निकाल लेते हैं तो 10 बचते हैं। क्या हम 10 नंबर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में नहीं ला सकते? ला सकते हैं साथियों। अगर हमारे 5 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो हम 10 नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। क्या साथियों हमारा 110 का टारगेट पूरा हो चुका है? यस। अगर हम 110 का टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो अब हमें बढ़ना कैसे है, ज्यादा मार्क्स कैसे लाने, उसके लिए मैं आगे बात करता हूँ आपको। एक ब्लैंक पेज में सारी चीजें समझाता हूँ और जनरल अवेयरनेस के मैं कुछ टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर हिंदी की बात कर लेता हूँ, तो आउट ऑफ 40 में से हम ले लेते हैं 35, ठीक है। और दूसरा था रीजनिंग। रीजनिंग इजी होती है साथियों, ठीक है। रीजनिंग का देख लेना स्पेलिंग वगैरह का, यहाँ पे 35 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ आपकी मैथ, जो मैथमेटिक को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब मैथ में देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में कमजोर होते हैं, लेकिन साथियों ऐसा है कि मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप मैथ में अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं टॉपिक आपको वो बताने वाला हूँ जो आप रेडी कर लेंगे तो डेफिनेटली 100% उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मैथ में अगर आपके 15 क्वेश्चन सही है तो इंटू 2 आपके 30 मार्क्स यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीए की, जीए की, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो हमें 5 क्वेश्चन सही करने हैं, 5 इंटू 2 इंटू 10। अगर मैं इसका सबका टोटल करूँ तो यहाँ पे 110 बनता है। तो साथियों ये कुछ जीके के मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिनको आपको रेडी करना है, और अगर आप रेडी करते हैं साथियों तो डेफिनेटली 100% आपके 20 में से 15 क्वेश्चन सही होने के चांसेस बनेंगे। साथियों मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसी तैयारी की, और मैं आपको बता दूं कि मैं एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। देखिए साथियों, हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए हिस्ट्री जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो वो हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ साथियों कि आपको कौन से क्वेश्चन उठाने। देखो साथियों, अगर मैं हिस्ट्री के टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हाँ भाई आपको पुरानी हिस्ट्री याद करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री याद करनी है, तो ऐसी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको करना कैसे है। देखो, आपको क्या करना है कि अगर आप छोटी सी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक के ले लो। मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूं साथी, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, जिसमें ऑल एग्जाम का एक्सेस आपको मिल जाता है। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको टेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में जब जाओगे या जीके वाले सेक्शन में जाओगे, तो जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, आपने वहां पे नोट डाउन करना है कि यार यहाँ पे मुझे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आ गया, सॉरी क्या था वो, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में आ गया। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए साथियों आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ भी आता है साथियों, तो आप उस टॉपिक को नोट कीजिए, नोट करने के बाद आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। मैं बोल रहा हूँ साथियों, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन रखे होते हैं क्योंकि आने के चांसेस उन क्वेश्चन के ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का आपने ऐसे देख लेना, कुछ भी और भी कोई बड़े सारे टॉपिक हिस्ट्री में हो सकते हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो आपने ये सब चीजें जो है वो देख लेनी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी जियोग्राफी की, तो ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल पार्क हो गया, आपके रिवर्स होगी, माउंटेन होगी, तो ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अब इसका मैं इजीली आपको ये बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ऑल इंडिया के माउंटेन्स आप थोड़े थोड़े पढ़ लो, तो आपको इजीली याद हो जाए, ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल पार्क आपने जरूर पढ़ लेना है, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डेफिनेटली बनता है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल आर्टिकल आपने जरूर याद करने हैं साथियों। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन के इसके भाग में इतना, इसमें क्या था, इस आर्टिकल में क्या था, ये
सब चीजें पूछी जाती हैं। और दूसरी बात, अमेंडमेंट जो हुई थी, संशोधन जो हुए थे, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। मेन जो सेक्शन होता है साथियों वो ये वाला होता है आपका फेस्टिवल कल्चर वाला। इसमें आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस हो गए, दूसरा इंडियन कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, फेस्टिवल के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, तो इकोनॉमिक्स से आपसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका मेन पार्ट है वो होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जितना भी आपका करंट अफेयर आ रहा है उसके रिलेटेड आपने जरूर पढ़ना है। और दूसरी साथियों इंपॉर्टेंट है ये आपका अवार्ड्स, जो भी अभी किसी को मिला है या मिलने वाले हैं या कुछ भी ऐसा, तो आपने जरूर इसमें याद रखना है। ये कंट्री कैपिटल ये बहुत कम रेयर क्वेश्चन है, फिर भी ये तो नॉर्मल सभी को पता ही होता है, आपने याद करना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डेफिनेटली रेडी करके जाना है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर का वेटेज डे बाय डे जो है वो साथियों जीके सेक्शन में बढ़ता ही जा रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, इनमें भी इसका वेटेज हाई देखा जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि करंट अफेयर की तैयारी आपने अच्छे से जरूर करनी है। और इसमें से साथियों अगर आपके 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए तो 10 नंबर के ये बन जाएंगे। तो आपने करंट अफेयर रेडी कर लेना। इसके लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ, आपने वहां से करंट अफेयर रेडी कर लेना। उसका साइट का नाम है अफेयर क्लाउड्स, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड ऐसे कुछ नाम है। आप यूट्यूब सॉरी उस पर देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है साथियों, देख सकते हैं। तो साथियों अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। वैसे जीके में मेरी बात को सीरियसली लेना साथियों, करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं साथियों, तो 20 क्वेश्चन में से आप डेफिनेटली 15 कर सकते हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है वो देख लेते हैं साथियों। अगर आप टेक्स्ट बुक का किसी भी सब्सक्रिप्शन आपने किसी भी ऐप से ली हुई है, तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पे शो किए जाएंगे, आप सभी को देख लेना साथियों। जो टॉपिक आपको कॉमन मिलेंगे हर हर टेक्स्ट बुक सॉरी हर मॉक टेस्ट में या फिर हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको नोट डाउन करें और उसी टॉपिक को आप रेडी करें। मेन टॉपिक मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला सिंप्लीफिकेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन के ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको आएंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि किसी के मार्क्स से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो परसेंटेज से रिलेटेड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको आएंगे। ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। डेफिनेटली 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको रेडी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी साथियों। अगर आप मैं भी कोई नॉर्मल बच्चा भी अगर उसको हम 6 टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं कि उसको बोलेंगे कि आप इनको पढ़ के आना या इनको समझ के आना, तो अगर उसको नहीं समझ आ रहा तो वो तो वैसे भी रट्टा मार लेगा। मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ साथियों, लेकिन अगर एग्जाम क्लियर करना है, जॉब लेनी है, तो साथियों आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मतलब समझ आ रहा है या नहीं है, तो अगर आपको पता है कि यही 4-5 टाइप का ये क्वेश्चन है, यही बार-बार रिपीट होता है, तो हम उसको याद भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं आपको याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझ आता है तो वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। ये डेफिनिटली एग्जाम में देखा जाता है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एवरेज का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एवरेज के क्वेश्चन आपको पहले से एवरेज निकाल के दिया होगा, उसको बाद फिर किसी की एज ऐड करने के लिए बोलेंगे, या कोई स्टूडेंट ऐड हो जाएगा, उसकी एज ऐड करने, तो ऐसे वो क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेंगे। मेंसुरेशन में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया और पैरामीटर पूछा जाता है, वॉल्यूम भी पूछा जाता है, लेकिन आपको इसके लिए 3D 2D सभी शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें मेन जो है वो फॉर्मूला है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आएगा। इजी जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप उसको देखेंगे, तो आप ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है। अच्छा, डीआई से आपका जो क्वेश्चन है, डीआई से जो आपका क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एक बनता है, लेकिन उसमें ये दिक्कत होती है कि आपको डीआई दी होती है और उस डीआई को देख के एक टेबल या बार ग्राफ कुछ भी आपको दिया होगा, तो उसको आपको देख के ही उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम चांसेस है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए अलजेब्रा वगैरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है वैसे। बाकी कोई शेप्स और एंगल वगैरह से इसी में आ जाएगा, मेंसुरेशन में अगर कोई पूछा जाएगा तो, ठीक है। मेन आपका मैंने बता दिया कि मैथ का हथियार आपके पास यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बहुत बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रख लोगे, तो 5 साल में आपने देखना, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप परसेंटेज का कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, तो अलग अलग अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आपको अलग अलग दिख जाते हैं, तो आप उसी टाइप के 5 क्वेश्चन भी रेडी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली 90% चांसेस बन जाते हैं कि वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो साथियों यही मेरी कोई स्ट्रेटेजी रही थी, तभी मैंने एग्जाम क्लियर किया था, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं साथियों। बाकी मेरे आइडिया से ये बहुत ही जबरदस्त प्लान मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी से क्वालिफाई करते हैं। जो बच्चे सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं साथियों, तो वो अगर एसएससी जीडी के एग्जाम में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एसएससी जीडी का एग्जाम इजी होता है। अगर आप कट ऑफ को देखोगे तो धीरे धीरे एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो आसमान छू रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एग्जाम भी हार्ड होता जा रहा है, धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो डेफिनेटली आपको ये पता लगेगा कि जो क्वेश्चन के लेवल है, जो क्वेश्चन के टाइप है, वो मैक्सिमम मिलते जुलते हैं, और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी मतलब कि लेवल का क्वेश्चन रिपीट होता है, या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है। और एक सजेशन और है मेरी साथियों, कि अगर आपको रीजनिंग रीजनिंग की अगर मैं बात करूं साथियों, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। बेसिक क्लियर किया टॉपिक का, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। वो प्रैक्टिस से ही आपकी परफेक्ट हो सकती है रीजनिंग, और हिंदी भी आपकी मॉक टेस्ट से परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेते जा रहे हैं हिंदी में, तो वही चीजें आपको आगे भी आएंगी। ये डेफिनेटली आप लिख के ले लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक जरूर दे देना साथियों। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। तो साथियों ये तो 110 था, लेकिन अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जो है वो काफी हाई जा रही है। लेकिन जो एग्जाम की कट ऑफ है वो आपकी 125। आप इसको फाइनल टारगेट मेरा समझ लें मेरी तरफ से। 125 का जो टारगेट, अगर आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 125 में से कितने बचे, 15 हमें और लेने हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो साथियों, अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो हिंदी या इंग्लिश में दोनों की बात कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है।
अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें 40 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? 100% तो स्टूडेंट ला सकते हैं और लाते भी हैं। हम 38 ले लें? ले लेते हैं भाई। 3 बढ़ गए, तो इसमें से 3 कम करेंगे तो कितने बचे? 12 बचे, ठीक है? उसके बाद हम देखो रीजनिंग में। अब रीजनिंग में ये है कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस तो होते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा कई बार कोई क्वेश्चन फँस जाता है, हमसे नहीं निकलता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसमें मैं 35 ही लेता हूँ, लेकिन बच्चे इसमें 40 तक भी लाते हैं, ठीक है? तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम 35 ही लेते हैं, ओके? उसके बाद मैथ। क्या हम मैथ में 15 ही क्वेश्चन करेंगे? नहीं साथियों, अगर मैं आपको टॉपिक बताऊँगा तो आपको 15 नहीं 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करोगे, लेकिन मैथ में ये होता है कि हम क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है? तो हम मार्क्स कटने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं मैथ पे, तो आप 20 में से 20 कीजिए। तो हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं, जिसका 32 यहाँ पे बन जाएगा। 2 मार्क्स और कम हो गए, तो हमारे यहाँ पे बचे 10। अब आप मुझे ये बताइए कि जीए के हम क्या 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 20 में से? 10 तो कर ही सकते हैं। तो 10 करेंगे, तो यानी कि 5 और बचेंगे, तो 10 मार्क्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएँगे। ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप कर और सारा का सारा कंटेंट मैंने खुद रेडी किया हुआ, ताकि आपको कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना हो। आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हो। मैंने भी आपको पूरी कोशिश की है कि मैं आपको छोटे से छोटा स्टेप ईज़िली वे में और आसानी से आपको जो है वो सिखा सकूँ, सॉरी बता सकूँ। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो साथियों ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और साथियों, ये जो वर्दी होती है ये सच में एक जुनून होता है। इसके लिए आपके अंदर अगर जुनून होगा, तो आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर लोगे और आप फिज़िकल भी क्लियर कर लोगे और फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगी और वर्दी आपके हाथों में होगी। और आप वर्दी पहन के भारत माता की सेवा ज़रूर करेंगे साथियों, अगर आप में चाह है। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन-कौन 2026 यानी कि 2026 में कौन-कौन भारत माता का जवान बनना चाहता है, तो कमेंट में ज़रूर आपको कोई भी जानकारी समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नई नोटिफ़िकेशन के साथ। और अलग-अलग पोस्ट के लिए मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि किसमें कितनी सैलरी होती है, इंक्रीमेंट कैसे होता है, कौन से लेवल पे लेवल कौन-सा रहता है, अच्छा और प्रमोशन के साथ लेवल कौन-सा रहेगा, और कौन-कौन से अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलने वाली सारी जानकारी मैं एक छोटी-सी वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। उसमें आपको दूँगा और उसमें सारी जितनी भी फोर्सेस आईटीबीपी, सीआरपीएफ सभी के बारे में बताऊँगा, ताकि आपको चॉइस करना जो आपको ईज़ी हो जाए, ताकि आप चुनना आपको ईज़ी हो जाए कि आप कौन-सी पोस्ट के लिए जो है वो सॉरी कौन-सी फोर्सेस जॉइन करना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों।